मी नो अगेन कि मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली शो हो रही है आप लोगों को। थम्स अप करने रिएक्ट करते हैं। ओके चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो आज जो है हम अपने एक नए सेशन का स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है सीडीसी वंडर एंड जीबीडी वर्कशॉप 2026. This is the first workshop the Research Nexus is conducting this year and this will also be the last one. ये हमारा पहला है और ये आखिरी वर्कशॉप भी होगा। हमने ये वर्कशॉप नहीं करनी थी लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे तो हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। अदरवाइज क्योंकि ज़ाहिर है अगस्त का महीना है तो बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम में बिजी हो चुके हैं। तो बहरहाल हमने क्योंकि अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन किया था सीडीसी वंडर और इसके अलावा नेटवर्क मेटा एनालिसिस की, तो हम कोशिश करेंगे सीडीसी वंडर के बाद वो भी हम कंडक्ट कर लें। ओके सो आज का जो हमारा एजेंडा है वो हमें ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज अ सीडीसी वंडर एंड व्हाट इज अ जीबीडी वर्कशॉप। ये दोनों वर्कशॉप्स जो है वो इसी में ही पूरे किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि हम इसमें मेनली फोकस जो है वो सीडीसी मॉडल पे करेंगे। तकरीबन 70% कोर्स जो है वो सीडीसी मॉडल पे मुश्तमिल होगा और 30% कोर्स जीबीडी वर्कशॉप पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा जो मेंटोरशिप प्रोवाइड हम करेंगे वो सीडीसी वॉन्डर के लिए करेंगे। जीबीडी वर्कशॉप पढ़ा जरूर दिया जाएगा आपको, लेकिन जाहिर है इसके ऊपर हम पेपर फिलहाल नहीं लिख पाएंगे। पेपर जो आपसे हम लिख पाएंगे, जो मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग करवाएंगे वो सीडीसी वॉन्डर पे करवाएंगे। जीबीडी वर्कशॉप की अलग से मेंटोरशिप होगी, सो उसके लिए बाद में बता देंगे उसका क्या क्या एरिया है। जीबीडी वर्कशॉप थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा टाइम मांगती है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं तो उनको बेहतर ये है कि सीडीसी कराया जाए कि सीडीसी थोड़ी जीबीडी मॉडल थोड़ी ज़्यादा ईजी है, ईजी टू कंडक्ट है। इसका डेटाबेस भी बहुत ईजी होता है और बहुत ही सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं और आराम से चीज़ें कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, सो चलें अब हम अपने वापस स्ट्रिंग की तरफ चलते हैं। कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ थम्स अप कर दें या फिर आप कमेंट्स में बता दें। साउंड वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है मेरा, आप अपने इंटरनेट खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने मल्टीपल टाइम्स चेक किया हुआ है। ओके सो चलते हैं अपने फर्स्ट क्लास की तरफ। सो दिस इज अबाउट द फाउंडेशंस ऑफ पब्लिक हेल्थ डेटा सिस्टम। अब सबसे पहले तो आपको ये समझ लेनी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीडीसी वॉन्डर एंड जीबीडी वर्कशॉप। जो सीडीसी है ये जो इसका जो क्लिनिकल डेटा होता है ये असल में यूएस बेस्ड है। अब मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम आपको चीज़ें क्लियर करते चले जाएंगे। इससे पहले भी मुझे उम्मीद है कि आप बहुत से लोगों ने रिसर्च नेक्सस के लेक्चर्स दिए होंगे, हमारे यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं और बहुत से पेड सेशन भी आपने वो लिए होंगे। तो बहरहाल हमें आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई नेगेटिव कमेंट नहीं मिला है सच। अभी भी हमारे जो एडवांस के लेक्चर्स हुए थे उसके अंदर भी सारे ग्रुप्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है पब्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं। जो भी क्यूरीज आती हैं ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो लैगिंग होती है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि रिजॉल्व करें। तो सीडीसी वॉन्डर जो दरअसल वो जो एक डेटाबेस है वो यूएस का डेटाबेस है और उसमें जो बेसिकली हम करते क्या है रिसर्च के अंदर, हम यूएस के अंदर जो डेथ्स हो रही हैं, अब यूएस के अंदर जो डेथ्स हुई हैं उसकी वजूहत क्या थी, वो किस डिजीज मेनली किस डिजीज की वजह से जो डेथ हुई है उसके बारे में एनालिसिस होती है। मेनली यही एजेंडा है इस सीडीसी मॉडल का। अब और भी चीज़ें होती हैं बहरहाल, लेकिन हमने जो फोकस करना है और बाकी लोग जो फोकस करते हैं वो इसी पे करते हैं कि जो यूएसए कंट्री है हमारे पास उसके अंदर जो लोग मर रहे हैं उनकी जो मोर्टेलिटी है वो किन किन डिजीज की वजह से मर रहे हैं। मल्टीपल कॉजेज ऑफ डिजीज हो सकते हैं, डायबिटीज के ऊपर हाइपरटेंशन होता है, लेट्स सपोज किसी को लॉन्ग टर्म डायबिटीज था तो उसकी वजह से कितने लोग मारे गए, किसी को अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो किस वजह से हुआ। इसके अलावा सपोज करिए किसी को क्रोनिक किडनी डिजीजेज हैं तो वो किस वजह से हुई, एक्यूट किडनी फेलियर हुआ तो किस वजह से हुआ और उसकी वजह से डेथ कितनी हुई। मेनली हम यही कंसिडर करते हैं सीडीसी मॉडल। जबकि अच्छा क्या मैंने बताया कि सीडीसी वंडर जो है वो यूएस बेस्ड डेटा है, जबकि जो जीबीडी वर्क जो जीबीडी है ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज कहलाता है। जो जीबीडी है असल में वो जो डेटा आपके पास है वो 204 कंट्रीज का है, यानी इसमें सिर्फ यूएसए नहीं बल्कि दुनिया भर के तकरीबन 204 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा ये भी सिस्टम यूएस का ही है, यानी कि ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं इन दोनों को जो हैंडल करता है वो यूएस ही करता है। आपको जल्दी से इसकी वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये रहा, ये सीडीसी वंडर का हमारे पास यहाँ पर एक पहले बैक कर होम पेज पे ले जाता हूँ। ओपन कर लिया, चलिए सीडीसी वंडर जैसे ही आपने गूगल पे टाइप करेंगे तो ये डेटाबेस सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ये आपको मिल जाएगा।
तो इसकी एब्रीविएशन में ये होती है सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। सो दिस इज द होम पेज जहाँ से आप जाकर सीडीसी वॉन्डर का जो डेटाबेस है उसको आप एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने अगर स्क्रीन को थोड़ा जूम करें तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज आपके पास मौजूद हैं। लेट्स सपोज एज पब्लिक यूज डेटा है, कैंसर स्टैटिस्टिक्स हैं और बहुत सारे हैं। बहरहाल हमारा जो कंसर्न है मेनली वो ये मल्टीपल कॉजेज ऑफ डेथ। तो ये मल्टीपल कॉजेज ऑफ डेथ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू विंडो खुल जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3-4 विंडोज हैं, जैसे कि पर प्रोविजनल मल्टीपल कॉज ऑफ डेथ है। जो प्रोविजनल होता है वो वेल प्रूवन नहीं होता, विदाउट टेस्ट होता है, यानी कि इसकी कंफर्मेशन टेस्ट नहीं हुई हुई। जबकि जो करंट फाइनल मल्टीपल केस ऑफ डेथ है इसमें मेनली हमें काम करना है। ये डेटा रिलायबल नहीं है, ये डेटा रिलायबल है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर दो डेटा होते हैं, जैसे 1999 से लेकर 2020 तक के जो डेटा है वो मौजूद है और 2018 से 2024 तक डेटा वो मौजूद है। हम दोनों डेटा पे अलग अलग काम करें। चले हम यहाँ से अभी 1999 से 2020 ये वाला जो सेकंड बंदे इसको हम खोल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट आप करें, आप जाने के बाद यहाँ से नीचे जाके इसको एग्री करें। एग्री करने के बाद आपके पास फिर से वही विंडो खुल जाएगी जो मैंने आपको अभी से पहले दिखाया था। ठीक है, तो इस विंडो पे हमें कुछ लॉजिक्स लगानी होती हैं और सारा सारा मामला यहीं से ही स्टार्ट होगा अभी सीडीसी विंडो का। यानी कि डेटा टॉपिक सिलेक्शन भी हम यहीं से ही करेंगे। यहीं से ही हम ढूंढेंगे कि टॉपिक कौन सा वायबल है, कि जिस टॉपिक को हम ढूंढ के सीडीसी वॉन्डर के अंदर जो है फिर हम एक रिसर्च पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका सबसे पहला जो है वो सीडीसी वॉन्डर का जो मैंने आपको एक दिखा दिया। ठीक है, और जीबीडी का भी हम देख लेते हैं एक मरतबा। तो जीबीडी पे जाएं तो आप ये लिंक जो मैंने ऊपर आपको दिखाई भी है viz.healthdata.org, अब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जीबीडी का एक पूरा अलग से चैप्टर खुल जाएगा। अगर आपको मैं जूम करके ना दिखा सकूं, मेरे माउस से कर्सर को देखिए लिखा हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, यानी कि भी यूएस से ही बैलेंस होता है। और इसके अंदर जो भी डेटा सेट्स हमें निकालने हैं, अच्छा ये ह्यूज डेटा है, बहुत बहुत ह्यूज डेटा है, इसके अंदर मिलियंस और बिलियंस ऑफ पीपल्स होते हैं। और क्योंकि जाहिर सी बात है 204 कंट्रीज शामिल हैं इसके अंदर, तो इस डेटा को संभालना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है बनस्बत सीडीसी, क्योंकि सीडीसी के अंदर जो डेटा मौजूद है वो सिर्फ यूएस बेस्ड है, यानी कि सिर्फ यूएसए का डेटा है, जबकि इसके अंदर जो डेटा है वो 204 कंट्रीज का है। अच्छा एक और एक बात, आप ये कहेंगे क्या इसके अंदर पाकिस्तान का भी डेटा है? सो मे बी यस मे बी नो, क्योंकि असल में मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ईएमआर सिस्टम बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं है। हॉस्पिटल ईएमआर से मुराद होता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, यानी कि आप किसी प्राइवेट सेटअप में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ अमूमन जो डॉक्टर्स होते हैं वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं। आपके सारे लैब रिपोर्ट्स कंप्यूटर में जाते हैं, आपकी डेथ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, हिस्ट्रीज, एग्जामिनेशन, सबका डेटा कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। तो पाकिस्तान के बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर खासतौर पर प्राइवेट सेटअप में तो है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं उनमें नहीं। जैसे मैं खुद जिना का पास आउट हूँ और जो मेरी कंप्लीट हुई थी साल, तो अब जो कराची के जिना अस्पताल है और साथ में सिविल अस्पताल है, तो यहाँ पर मसला ये है कि इनके पास ईएमआर नहीं है, और ईएमआर ना होने की वजह से इनका जितना डेटा है इनके पास पूरा ज़ाया होता है। यही वजह है कि शायद जो मेन डेटा है पाकिस्तान का वो जीबीडी के अंदर आपको ना मिले। अब जिन जिन कंट्रीज के पास ईएमआर है तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक है और उनका पूरा डेटा इनके पास मौजूद होता है कि कितने लोग मर रहे हैं और किस डिजीज की वजह से मर रहे हैं, कौन सी डिजीज ज़्यादा प्रेवलेंट है, कहाँ प्रेवलेंट है और कहाँ प्रेवलेंट नहीं है। यानी कि इन जो इंडेमिक डिजीज हैं, जैसे कि लेट्स सपोज हमारे यहाँ पर इंडेमिक है, अभी कुछ अर्से पहले पॉल चिकनगुनिया रेज हुआ था, कोविड था, कोविड एक पेंडेमिक था। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कोल्ड्स के जो एंडेमिक्स हैं अमूमन ब्रेकआउट हो जाता है, कोल्ड की डिजीज का, डेंगू का ब्रेकआउट हो जाता है। तो मसला ये कि ये जो पूरा डेटा है ये चीज़ जो है इस वेबसाइट के ऊपर मे भी हो ना, मे भी ना हो। ठीक है, तो खैर इस पर हम डिटेल में मजीद में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जीबीडी जो है वो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जो है 204 कंट्रीज का डेटा इसके अंदर होता है और इसके अंदर सिर्फ यूएस का डेटा होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट मुझे बताइएगा कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर जा रही हैं, कोई मसला तो नहीं है? प्लीज थम्स अप कर दें। ठीक, ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताइएगा। आई कांट हियर सो सीडीसी इज ओनली फॉर वॉइस इज डिलेड, वॉइस इज परफेक्टली फाइन। प्लीज वॉइस बिल्कुल ठीक है, आप अपने वो करिए। ठीक है, ओके, मैं आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस का मैं जवाब आपको दे दूंगा। वॉइस और वीडियोस का मसला नहीं आएगा हमारी तरफ से, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनेट फैसिलिटी बहुत अच्छी है और हमने बैकअप भी रखा हुआ है। तो अपनी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन को ठीक करिए और इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तो फिर वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पर जो वर्कशॉप ओवरव्यू है कि इन इन वक्तों के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। इसमें हमें सीडीसी बॉन्डर कवर करना है। ठीक है, जिसमें हम मोर्टेलिटी,
कैंसर, डिजीज, ये सब डेटा चेक करेंगे। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज को हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया इसकी मैनोस्क्रिप्ट राइटिंग हम नहीं करवाएंगे फिलहाल, हम प्रोलॉन्ग करेंगे बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स चाहेंगे तो उनके डिमांड के ऊपर हम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज पे आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज अब सीडीसी वॉन्डर पे इक्तफा करेंगे, पढ़ा दोनों देंगे। ठीक है, फिर एनालाइजेशन होती है, इसकी पूरा एनालाइज करना होता है, इसके एक सॉफ्टवेयर होता है जॉइंट पॉइंट, उसको कैसे यूज करते हैं वो आपको सिखाएंगे। इसके अलावा जीबीडी के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, आर के ऊपर हम इस पर वर्क करते हैं, लेकिन जीबीडी की अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, उनके सॉफ्टवेयर यूज करते हुए हम डेटा पूरा बनाएंगे। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीडीसी वॉन्डर है, सीडीसी वॉन्डर के अंदर आपको मैंने वैसे पूरा इसका एक बैकग्राउंड दे दिया है कि सीडीसी वॉन्डर के अंदर हमें क्या करना होता है। सो मैं आपको अपनी एक ड्राइव के ऊपर ले जाता हूँ, जो ड्राइव हमने ऑलरेडी आपके लिए बना दी है। मैं पहले उस पर ले जाता हूँ ताकि फिर वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाए कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो ये सीडीसी वॉन्डर की ड्राइव आपकी बनी हुई है जो हमने पहले से बना के रखी है। सो आप सेशंस की तरफ आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट फाइल्स वाले सेक्शन के अंदर हमने ऑलरेडी कुछ डेटा बनाया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले कि सीडीसी वॉन्डर का हमने एक पूरा एक परफॉर्मा बनाया हुआ है कि किस तरीके से सीडीसी वॉन्डर के अंदर हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते थे, इस रिसर्च को पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पहली बात ये बता देता हूँ कि सीडीसी वॉन्डर एक बहुत ही ईजी रिसर्च है। इवन दो आपने इससे पहले बेसिक रिसर्च नहीं ली, आपने सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस भी नहीं ली, सीडीसी वॉन्डर स्टिल आप सीडीसी वॉन्डर कर सकते हैं, क्योंकि उन सब में सबसे ज़्यादा ईजी रिसर्च है। ठीक, तो इसका सीन ये होगा कि जैसे ही लेट्स सपोज हम सेशन का स्टार्ट करेंगे तो सेशन स्टार्ट होते ही हम सीडीसी वॉन्डर में आपसे टॉपिक सेलेक्ट करवाएंगे, जो कि आराम से मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो डेटाबेस है यहीं से हम टॉपिक सेलेक्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे आके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा ये। अब नीचे आए तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेट्स सपोज मैं सर्च के बटन पे जाता हूँ, तो सर्च पे जाने के बाद ये विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पर आप सर्च करते हैं क्रोनिक डिजीज। ठीक है, क्रोनिक किडनी फेलियर, फेलियर कर लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको सर्च करें। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जितनी भी का मैच नहीं कर रहा, तो डिसीज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रोनिक किडनी डिजीज की जब मैंने दिया तो इसमें बहुत सारे आपको वो मिल गए। क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सपोज मुझे जो है इन तमाम स्टेजेस को वो करना है, तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसे मूव कर दूंगा। और अब मैं दो डिजीज को कंपेयर करना होता है। सीडीसी के अंदर जो मेनली मामला होता है वो दो डिजीज को हम कंपेयर करते हैं कि दो डिजीज मिलके या तो दो डिजीज है उससे भी ज्यादा, यानी कि तीन चार डिजीज को भी आप कर सकते हैं। एक खैर हम टू डिजीज की बात करते हैं। तो टू डिजीज की वजह से, यानी सपोज किसी को क्रोनिक किडनी फेलियर था, तो वो क्यों था? तो क्यों था उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है कि जब भी इंसान क्रोनिक किडनी फेलियर में जाता है तो अमूमन लॉन्ग टर्म डायबिटीज, लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन, कुछ जेनेटिकल इश्यूज होते हैं, जेनेटिकल इश्यूज हो सकते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर से क्रोनिक किडनी की डिजीज की तरफ जा सकते हैं। निकला सपोज किसी को AKI हुआ, एक्यूट किडनी इंजरी हुई, उसने नेग्लिजेंस बरती, उसने डॉक्टर्स को नहीं दिखाया, वो हॉस्पिटल नहीं गया, तो वो फिर वक्त के साथ साथ जो कन्वर्ट होकर क्रोनिक किडनी फेलियर में चला जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं ज़रा इसको ये देखता हूँ कि यहाँ से फिर से सर्च के बटन पे जाते हैं, हम दूसरी डिजीज लेके देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम डायबिटीज़ को देखते हैं कि डायबिटीज़ और क्रोनिक किडनी फेलियर की वजह से कितने लोग जो हैं वो मुतासिर हुए। ठीक, अब डायबिटीज़ की लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे दे देगा कि डायबिटीज़ की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 1, टाइप 2 बहुत कुछ, वैसे आप लोगों को अच्छा खासा पता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के उन्होंने टाइप्स बताई हैं कि उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो खैर मैं काम करता हूँ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेडिसिन पे जाता हूँ। ठीक है, यानी कि जो मेनली जो है वो टाइप 2 डायबिटीज है। ठीक है, मैं इसको लेता हूँ, इसके मूव करता हूँ। जब इसको मूव कर दूंगा तो मेरे पास दो डिजीज आ गई, क्रोनिक किडनी फेलियर और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि टॉपिक किस तरह सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद की बात की कहानी बहुत लंबी है यहाँ पे। ओके, मैं इसको क्या करूँगा, सेंड कर दूंगा। जैसे ही सेंड करूंगा ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद मुझे एक डेटा दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुझे एक डेटा मिल गया। सही है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा ये डेटा, ये बहुत छोटा सा डेटा है क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस वहाँ सही से नहीं की, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे मल्टीपल टैब्स थे, उन तमाम टैब्स को प्रॉपर्ली फिक्स करना होता है, उसके बाद फिर जाके ये बहुत बड़ा डेटा आता है। बहरहाल वो बता रहे हैं कि तकरीबन 90,000 डेथ्स हुई हैं। तो एनी नंबर ऑफ दैट इज मोर देन 50,000, तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो रिलेशन बनाया है वो डायबिटीज़ का क्रोनिक किडनी फेलियर से बनाया है। ठीक है, यानी कि डायबिटीज़, लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ की वजह से और खासतौर पर डायबिटीज़ टाइप 2 की वजह से क्रोनिक किडनी फेलियर में कितने लोग गए और उसमें से कितने लोगों की मौत हुई।
तो बता रहे हैं कि 90,000 लोगों की मौत हुई और उसका एक पीरियड भी है, ठीक है, 1999 से लेकर 2020 तक कितने लोगों की मौत हुई है, ठीक है। इसको बस रिपोर्ट करना होगा, उसको रिपोर्ट करने का क्या तरीका होता है वो पूरा हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो लेट्स बैक टू द ड्राइव। तो ये जो हमने आपके लिए एक डेटा बनाया हुआ है सीडीसी बॉन्डर वर्कशॉप गाइडलाइन का, तो यहाँ पर हम जो है स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हमने बताई है कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, टॉपिक किस तरह सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद जो है आगे कैसे बढ़ना है। तो ये हमने आपको सिर्फ मदद के लिए दिया, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाएंगे नहीं, हर चीज़ को प्रॉपरली एलैबोरेट करेंगे, प्रैक्टिकल वे में सिखाएंगे और सिखाने के बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, सो अब यहाँ पर जो है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया था अंडरलाइन कॉज ऑफ डेथ क्या है, मल्टीपल कॉज ऑफ डेथ, कंट्रीब्यूटिंग कॉज ऑफ डेथ। तो मेनली हमें जो मल्टीपल कॉज ऑफ डेथ देखना होता है, मैंने आपको बताया अभी कि डायबिटीज और क्रोनिक किडनी फेलियर को हमने मैच करवाया, ठीक है, मल्टीपल कॉज ऑफ डेथ को देखते हुए। फिर उसके बाद हमें कुछ और चीज़ें सीखनी होंगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं, जैसे लेट्स सपोज एज एडजस्टेड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, एनुअल परसेंटेज क्या होती है, पी वैल्यू, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है तो आपको पता होगा पी वैल्यू शुड बी लेस देन 0.05, so it is significant. If it is more than 0.05, then the value will be insignificant. तो बहरहाल ये टोटल स्टैटिस्टिकल टर्म है, मैं नहीं चाह रहा कि आप इसमें कंफ्यूज हो, लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बाद में ये सब कुछ पढ़ा देंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है ये सब सिखा देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद असल में करना ये होता है सीडीसी मॉनिटर के अंदर, ये जो एज है, सेक्स है, रेस, सेंसस, प्लेस ऑफ बर्थ, इन बेसिस के ऊपर हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, इन बेसिस डेटा किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ जाके भी वहाँ पर। अब लेट्स सपोज मैं सीडीसी मॉनिटर की वापस से इसके इस पर जाता हूँ, डेटाबेस पे। ए, अच्छा, ये मल्टीपल कॉज ऑफ डेथ पे हम चलते हैं फिर से। 1999 से 20 डेटा रिक्वेस्ट एग्री करें और ये ओपन हो जाएगा। तो असल में जो मैंने आपको अभी दिखाया वहाँ पर, जो हमने आपके लिए बनाया है कि एज, सेक्स, रेस और ये चीज़ें यहाँ से एडजस्ट होती हैं, ठीक है। ये सेंसस रीजन लिखा हुआ है, तो लेट्स सपोज हमें यहाँ पर जो है हम एक में लगा देंगे एयर, ठीक है, एयर एंड मन। फिर अगले में लेट्स सपोज हमें मालूम करना है स्टेट के हवाले से, ठीक है। अब मैं उसको वैसे ही रहने देता हूँ, चले हम यहाँ पर जो है कुछ रखते हैं कुछ डेटा, जाके लेट्स, मैं इसे रैंडम ले रहा हूँ, जैसे मैं इसको लेके यहाँ ट्रांसफर करता हूँ, इसको लेके यहाँ ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो क्या करेगा, मुझे ये इन दो चीज़ों में डेटा निकाल के देगा, एयर और स्टेट पे। तो मैं इसको सेंड करूँगा, ये प्रोसेस करेगा, तो प्रोबेबली देखिएगा ये बहुत बड़ा डेटा रिलीज होगा, क्योंकि स्टेट्स हैं तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग डेटा रिलीज होता है, और मैंने लिया भी बहुत ब्रॉड है, तो देखिए टाइम भी ले रहा है इसको प्रोसेस करने में, यानी कि बहुत बड़ा डेटा प्रोसेस हो जाएगा। अरे में इतना बड़ा प्रोसेस करना नहीं होता, ये देखिए कितना बड़ा डेटा प्रोसेस हुआ है, ठीक है। करते 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 नीचे तक आएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो लेकिन उसमें भी देखिए टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कम है, हालांकि इतना बड़ा डेटा है फिर भी डेथ्स कम है, क्योंकि मैंने टॉपिक अभी सही से समझ के उसे नहीं किया। तो इसके पूरा प्रोसेस होगा जिसमें आपको सिखा रहे होंगे कि टॉपिक किस तरीके से आपने प्रॉपर सेम तरीके से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद टॉपिक किस तरह ढूंढना है, और ढूंढने के बाद फिर हम उससे कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास 3 लाख 4 लाख या अगर 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट हो तो ये बहुत अच्छा होगा। वैसे मैंने बताया कि 50,000 से ऊपर हो तो आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 51,000 से ऊपर आ रहा है, खैर इसके लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स लेट मी नो कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन स्टूडेंट्स, प्लीज थम्स अप कर दें। ओके, ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया सीडीसी हो गया हमारा, सीडीसी के हवाले से जो मैंने बेसिक बताने थे वो मैंने आपको बता दिया। सो अब यहाँ पर जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ के हवाले से बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो डेटा हमारे पास है कितने कंट्रीज़ का है, 204 कंट्रीज़ का है, 30+ ईयर्स का डेटा है, और तकरीबन ऑल रीजन, तकरीबन दुनिया के तकरीबन जो रीजन है उनका एज और ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। तो इसकी कुछ मैट्रिक्स होते हैं, जैसे डेलीज है, येलीज है और येल्डीज है, इसकी क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अभी आगे जाके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या आते हैं,
कि जो की एपिडेमियोलॉजिकल मेजर्स हैं, जिसके अंदर जो हमारा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है, जैसे हमने आपको बताया कि सीडीसी के अंदर जो 4-5 कंपोनेंट्स है, जो उसका सेंसस निकाला जाता है उसके एयर के बेसिस पे, उसके जेंडर के बेसिस पे, उसके एज के बेसिस पे। यहाँ पर जो 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे डिसेबिलिटी है, जिससे लाइफ एयर होता है, एयर ऑफ लाइफ लॉस्ट है, एयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट है, और एयर लीव विद डिसेबिलिटी है। खैर मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, इसकी बहुत ज़्यादा आगे हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको जो डेटाबेस बताया उसका डेटाबेस ये वाला है, और थोड़ा एक्सटेंसिव डेटाबेस है। जिस तरह मैंने आपको अभी सीडीसी के अंदर करके दिखाया, तो यहाँ पर जो है कॉज ऑफ डेथ और इंजरी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर डेलीज लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आप उसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद जो है यहाँ पर सर्चिंग पे जाके इसको अगर सर्च करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डेटा जो है वहाँ पर जाके मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर लोकेशन डाल दें, ऐसे लोकेशन है, लेट सपोज आर्मेनिया डाल दें, आप यहाँ पर जॉर्जिया डाल दें, उज्बेकिस्तान, जो भी मतलब आप समझते हैं कि वो हो जाए। वेरीफाई करने दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये डेटा आपके पास आ गया है, और यहाँ पर जो है ये पूरा दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ डेथ्स हुए हैं और क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, एंड खैर सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये पूरा डेली बता रहा है डिसेबिलिटी के हवाले से कितनी डिसेबिलिटी थी, मैट्रिक क्या था, कॉस्ट क्या था, लोकेशन क्या थी, और उसके फिर नंबर ऑफ डेथ्स के हवाले से बता रहा है कि वैल्यू क्या निकली है। ठीक है, फिर इसको हम डिटेल में सीखेंगे कि किस तरीके से इसको हम करते हैं कि कंट्रीज ऐड करना है, कॉज ऐड करना है, मैट्रिक ऐड करना है, क्या ऐड करना है, और एज ऐड करना है। उसके बाद ईयर्स ऐड कर सकते हैं, सेक्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद करने के बाद ये तमाम चीज़ें जो हम डाल दें। ओके, सो जो सीडीसी बॉन्डर या जीबीडी है, कॉम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं। अच्छा याद रखिए कि इन दोनों के पेपर्स अलग पब्लिश होते हैं, हम दोनों के पेपर्स को ऐड नहीं कर सकते। अगर दोनों के पेपर्स को ऐड करेंगे तो ऐसा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है कि जब हम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज करते हैं तो उसके अंदर सीडीसी ऑलरेडी ऐड हो जाता है। ये 204 कंट्रीज हैं, और जो हम कॉज ऑफ डेथ मालूम करने जाते हैं तो उसमें सीडीसी का डेटाबेस पे हम डाल देते हैं। बहरहाल मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप सीडीसी और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज को एक साथ नहीं कर सकते। मैंने अब तक कोई ऐसा पेपर नहीं लिखा, लेकिन बहरहाल लोग शायद लिख रहे हैं। और रिसर्च की दुनिया में कोई जाहिर सी बात है, कोई प्रिंसिपल नहीं होता। किसी भी प्रिंसिपल को आप तोड़ सकते हैं और नया प्रिंसिपल बन सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको जो बताया वो हम करेंगे क्या कि सीडीसी बॉन्डर को भी हम फोकस करेंगे, उसके बाद हम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के ऊपर जाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर तरीकेकार क्या होगा मैं वो बता देता हूँ आपको कि कि, यहाँ पर आप में से जो लोग न्यू हैं, बाकी जो लोग कर चुके हैं उनको तो पता है। ये असाइनमेंट्स के, ये हमारा बेसिक का वर्कशॉप है, तो उसमें इस तरह से असाइनमेंट्स बनते हैं और किस तरह से ग्रुप फॉर्मेशन होती है, मैं वो समझा देता हूँ, ताकि इसी तरीके से सीडीसी को फॉलो होगा। और सीडीसी के अंदर क्या चेंजिंग होगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग हुई होती है, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ये पूरा चल रहा है। ठीक है, हर ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं, उसके फोन नंबर्स और ईमेल्स वगैरह मौजूद हैं। हर ग्रुप के पार्टिसिपेंट ने जो है एक टॉपिक सबमिट कराया होता है, उस टॉपिक को फिर हमारा मेंटोर आके उसको सिलेक्ट करता है। तो जो जो ग्रीन टॉपिक्स हैं वो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद क्या होता है कि हम जो है उस टॉपिक के सिनॉप्सिस लिखवाते हैं। सिनॉप्सिस लिखवाने के बाद वो लिंक होता है, लिंक हमारा मेंटोर चेक करता है, और चेक करने के बाद फिर वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड देन अप्रूव अप्रूव, तो उसमें गलतियाँ निकालता है, फिर स्टूडेंट्स गलती को ठीक करते हैं। ऐसे एक कनेक्टेड वर्जन लिंक है कि यहाँ पर करेक्ट हुआ है, पहले ही सिनॉप्सिस यहाँ पर सबमिट हुई थी, उसके बाद मेंटोर ने चेक किया, फर्स्ट चेक देन फिर उसने फिर से सबमिट किया स्टूडेंट ने, और फिर सेकंड चेक के बाद अप्रूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा एक काम चलता है, जो कि हम 10-15 दिनों के अंदर करते हैं। अब सीडीसी के अंदर जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि ग्रुप इस तरह बनेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे ग्रुप के अंदर। यानी कि अगर 5-6 होते हैं, सीडीसी के अंदर ज़्यादा होती है लिमिट, तो हम 8 से 10 तक जा सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो अपना टॉपिक सबमिट करेंगे, मेंटोर आके टॉपिक को चेक करेगा, टॉपिक टॉपिक को अप्रूव करेगा। ठीक है, उसके लिए फिर हम इस असाइनमेंट के पीरियड के लिए आपको हम जो है टाइम देंगे। यानी कि जब आप सीडीसी कर रहे होंगे, तो जैसे सपोज आपने एक वायबल टॉपिक ढूंढ लिया, तो हम तमाम टॉपिक्स को सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद देखेंगे कि टॉपिक जो है कौन सा बेहतर है, उसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद क्या होगा कि फिर जो है उसके बाद मामला ये होगा कि अप्रूव के बाद फिर हमारे स्टेप्स चलेंगे। ठीक है, अब सीडीसी वॉन्डर, अब यहाँ पर जैसे सुपरवाइजर अप्रूवल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्टेप्स के पार्ट्स लिखे हुए होंगे कि अब कौन सा स्टेप है। जैसे लेट सपोज आपका टाइटल सेलेक्ट हो जाता है, तो टाइटल सेलेक्ट होने के बाद हम करेंगे ये कि फिर उसके बाद जो स्टेप होगा वो एक्सट्रैक्शन का स्टेप होगा, कि एक्सट्रैक्शन किस तरह की जाए। तो वो इस तरह से एक्सट्रैक्शन होगी, जैसे ये सपोज करेंगे ये डेटा हमने निकाला है, इस डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया। इस तरीके से हमें मल्टीपल डेटा जो वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद फिर इस शीट को भी हमें एडजस्ट करना होता है। तो ये पूरा हम स्टेप बाय स्टेप साथ साथ लेके चलेंगे। अच्छा, मैं कोशिश ये करूंगा
कि मैं भी एक टॉपिक ढूंढ लूँ अपनी तरफ से, मैं उस टॉपिक पे पेपर लिखूंगा और साथ में आप लोगों से पेपर लिखवाऊंगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बहुत इजी रिसर्च है, आराम से हो जाती है। तो इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है, बस शुरू का एक टॉपिक हमें क्या करना है, ढूंढना है, और ढूंढने के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप जो जो मैं करता रहूंगा वो उसको आप फॉलो करते रहेंगे, और जो भी ग्रुप बना हुआ होगा हमारे पास यहाँ पर, और फिर इस स्टेप में हम टिक करते जाएंगे कि लेट्स सपोज एक्सट्रैक्शन का स्टेप कंप्लीट हो गया, फिर हमें फिगर्स बनाने होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है, उसके बाद हमें डेटा एनालिसिस करनी होती है जॉइंट पॉइंट पे, मैं वो करूंगा, वो भी आप साथ साथ करते चले जाएंगे। फिर जॉइंट पॉइंट के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको फिर मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ जाएंगे। और इसके लिए मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जो हमने इससे पहले किया हुआ है, कि यहाँ पर हमने कुछ पेपर्स लगाए हुए हैं ताकि आप देख लें कि सीडीसी और जीबीडी के पेपर्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अच्छा देखिए, मैं एक सीडीसी का पेपर खोल रहा हूँ, सीडीसी डायबिटीज के ऊपर हुई थी, ठीक है। तो आप देखेंगे ये पेपर बहुत शॉर्ट है, सिर्फ 10 पेजेस हैं, ठीक है। तो इसके जितने भी स्टेप्स हैं, मेथड्स क्या होंगे, डेटा एक्सट्रैक्शन क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे होती है, ये मैं खुद भी लिखते जाऊंगा, आपको दिखाते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, रेफरेंसिंग कैसे कर रहा हूँ। तो वो आप आपके जो ग्रुप मेट्स होंगे वो भी साथ साथ ही करते रहेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा आपको विद इन 10 to 15 डेज में एक एक पेपर सबका लिखवा दूँ। लेकिन डिपेंड करता है कि आप में से आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे और टाइम ज़ाया करेंगे, आपस में लड़े झगड़ेंगे, तो फिर वो नहीं होता, क्योंकि मोमेंट जो ग्रुप्स बनते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट आपस में सिंक्रोनाइज सही से नहीं करते, लड़ते झगड़ते हैं, मतलब मैंने ये करना है, आप वो नहीं करोगे, मैं लीडर बनूंगा, मैं बॉस बनूंगा, और मेरी ऑथरशिप नंबर ये होगी, आपकी ऑथरशिप नंबर ये होगी, और इस तरह से लड़ झगड़ के वो पूरा प्रोजेक्ट खराब कर देते हैं, ठीक है। उसके एक ही हल है, मैं स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि भाई आपका पहला प्रोजेक्ट है, आप ऑथरशिप नंबर की लड़ाई झगड़ा ना करें, आप सीखने पे फोकस करें एक बार, क्योंकि आप इस वर्कशॉप में ऑथरशिप नंबर लेने नहीं आए, आप सीखने आए। एक बार आपने सीख लिया, फिर आप सैकड़ों रिसर्चेस एज अ फर्स्ट ऑथर पब्लिश कर लेना, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन स्टूडेंट्स को बस बात समझ में नहीं आती, उन्हें ऐसा लगता है कि हमने पैसे पे किए हैं तो बस हमें फर्स्ट ऑथरशिप चाहिए। तो ये चीज़ आपके जहन में आपने रखनी है कि आपने जेंटलमैन रहना है और चीज़ों को सीखना है, सीखने में फोकस करना है, ठीक है। पब्लिश तो हो ही जाएगी, अब पब्लिश हो जाएगी तो सीख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, सरल, ठीक है। तो बस ये देख सकते हैं, ये डायग्राम्स से सब जॉइंट पॉइंट पे हम रिलीज बनाते हैं, ठीक है। और सिंपल सिंपल से डायग्राम्स होते हैं, देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, इस तरह का एक ग्राफ है, ये जो पूरा डायग्राम है ये जो है इसी वेबसाइट के ऊपर से हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, यहीं से ही जो है वो डाउनलोड हो जाता है, ओके, इसी वेबसाइट से हम डाउनलोड कर लेंगे, ओके। बाकी बस कंक्लूजन है, और देखिए पेपर खत्म। तो छोटा सा होता है सीडीसी मॉनिटर का, और देखिए रेफरेंसेस भी इतने ज़्यादा मौजूद नहीं है, थोड़े बहुत रेफरेंसेस हैं, मुझे मुश्किल से 15-16 रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं। जबकि जब हम इसकी बात करते हैं ना जीबीडी की, तो जीबीडी के अंदर देखिएगा कि बहुत बड़ा पेपर है, 42 पेजेस हैं इसके। तो अब देखिए उन्होंने पूरी एक 88 रिस्क फैक्टर्स पे 204 कंट्रीज के अंदर काम किया हुआ है, और अच्छा खासा बड़ा पेपर है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि सिखा जरूर दूंगा कैसे होता है, लेकिन जो असल मेंटोरशिप और जो असल चीजें चलेंगी वो सीडीसी के ऊपर चलेंगे, ताकि वो आप सीख लें, क्योंकि वो यूएस का डेटाबेस है, और जाहिर है कि आपने जितने लोग भी यूएसएमएल ही दे रहे होंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, कि शायद आप यूएस के डेटा पे काम कर रहे हैं और यूएसए जा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ की बहुत खुशी होगी कि स्टूडेंट ने हमारे डेटाबेस पे के ऊपर काम किया हुआ। देखिए मैं, ये अच्छा खासा बड़ा होता है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। अब देखिए पूरी दुनिया का इसमें मैप बना हुआ है, उसमें इसको इनलाइटन किया हुआ है, येलो ग्रीन, येलो रेड एंड ब्लू से कहाँ कहाँ करंट जाने के लिए आपने काम में बड़ा मोटेलिटी हुई है, किस डिजीज की वजह से हुई है, ठीक है। अब देखो उन्होंने पूरा डेटा यहाँ पर डायग्राम वगैरह दे दिए। खैर दिस इज अ टफ वन, और इतना इजी भी नहीं होगा इसको करना, तो इसी वजह से हम कोशिश ये कर रहे हैं। देखें ये जो एक फॉरेस्ट प्लॉट की तरह की एक डायग्राम बनी हुई है, इसे फॉरेस्ट प्लॉट नहीं कहते हैं, तो ये भी जनरेट करना होता है, ये आर सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है, तो वो भी सिखाना और एक लंबा प्रोसेस है। तो खैर जीबीडी की जो वर्कशॉप है इसका जाहिर है एक अलग प्रोसीजर होगा और बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। तो बस आपको समझाने के लिए था कि समझा देंगे, सिखा देंगे, लेकिन फिर उसके बाद मेंटोरशिप इसमें हम फिलहाल नहीं दे रहे, हम सिर्फ सीडीसी मॉडल की देंगे, ओके, ठीक है। यहाँ तक बात होगी, तो हमने कुछ पेपर्स लगाए हैं, आपको मिल जाएगा। अच्छा एक स्टूडेंट ने भी बीच में मैसेज किया था कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये एक्सेस सब्सक्राइब वर्जन में है, ताकि जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे इसकी, तो हम आपको इसका एक्सेस दे देंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऑलरेडी ड्राइव बन चुका है, यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद होंगे, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स अभी यहाँ पर 1 2 3 4 है, मजीद हम फाइल्स ऐड करते चले जाएंगे जिस तरह पर जैसे जैसे हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती रहेगी, ओके। सो अब यहाँ पर जो है आपको बता देते हैं कि व्हाट यू विल लर्न, आप क्या क्या सीखेंगे इसके अंदर। नेविगेट एंड क्यूरी सीडीसी वॉन्डर, सीडीसी वॉन्डर को कैसे करना है, बाकी जो एनालिसिस वगैरह है वो बताएंगे हम, जीबीडी का डेटा बता देंगे कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। आर सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ करते हैं जीबीडी के डेटा के लिए वो बता देंगे। पब्लिकेशन आपकी हम कोशिश करेंगे आपको सिखाएं पेयर रिव्यू जर्नल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है
गुड पोर्टफोलियो, अच्छा स्टूडेंट्स का मैं पहले से इसका आंसर दे देता हूँ कि व्हाट इज द मीन बाय गुड पोर्टफोलियो। अच्छा एक चीज़ और, मैं आपको बीच में 1 मिनट काट रहा हूँ, स्टूडेंट्स को पहले पूछना तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अच्छा ओके, लर्निंग अच्छी होती है, थैंक यू सो मच, लर्निंग अच्छी होगी आपकी। अच्छा मैं दिखाना ये चाह रहा था कि ओके हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ प्रोग्राम भी ऑफर का सेक्शन है, यहाँ पर सब हमने इनलिस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। तो आप सीडीसी वॉन्डर को चाहें तो आके देख सकते हैं, जीबीडी वर्कशॉप को देख सकते हैं तो इसमें क्या क्या कंटेंट कवर होता है, और नेटवर्क एनालिसिस को देख सकते हैं। ठीक है, हमारी जो रिसर्च पब्लिकेशन है वो हमने इस वेबसाइट को भी अपडेट नहीं किया हुआ। आप इंस्टाग्राम पे जाके जितनी पब्लिकेशन हमारी होती हैं पर डे के हिसाब से या पर वीक, अभी भी 3 पब्लिकेशन हमारी जो हैं ऑन बोर्ड हैं, यानी कि पब्लिश हो चुकी है, हमने पोस्ट नहीं किया। ठीक है, पब्लिकेशन आराम से हो जाती है। ये 2026 में भी सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस के जितने भी स्टूडेंट्स थे अमूमन की हमने जो है वो सबमिशन करा दी है, और अब बस ये जनरल की तरफ से आंसर का वेट है कि वो कब तक मतलब आंसर करते हैं पब्लिश करने की। लिंक्डइन पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं आप, लिंक्डइन पे भी हमारी सेम ग्रोथ है। सो अगर आप में से कोई लिंक्डइन यूज़ करता है तो हमें फॉलो करें, यहाँ पर भी अच्छे खासे हमारे अपडेट्स आ रही होती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि हम लिंक्डइन यूज़ करना भी सिखा देते हैं। ठीक है, मैंने यूट्यूब नहीं दिखाया आपको, आप एक मतलब दिल्ली से यूट्यूब देख लें। जो हमारा लिंक्डइन है उसको भी यूज़ करना हम सिखा देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो लिंक्डइन के ज़रिए जो है बहुत सारे काम कर लें। अब लिंक्डइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताता हूँ 1 मिनट। क्योंकि आगे जाके अभी जब हम आपको पब्लिकेशन सिखाएंगे कि आपने किस तरीके से इंटरनेशनल रिसर्चर्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए लिंक्डइन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप में से किसी का लिंक्डइन अकाउंट नहीं बना हुआ, ठीक है, लिंक्डइन अकाउंट अगर नहीं बना हुआ, अच्छा ये हमारा रिसर्च नेक्सस का यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पर आप हमारी वीडियोस पे आ सकते हैं, और वीडियोस में आने के बाद वैसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं, आप कोई वीडियोस वर्कशॉप वीडियोस ले लें, बेसिक की भी एडवांस की भी। यहाँ पे नीचे 2 लिंक्डइन के हमने जो है रिकॉर्डिंग्स बुक कराई हुई हैं, रिकॉर्ड कराई हुई हैं, 1 और 2। 2024 में मैंने रिकॉर्ड करवाया था। अच्छा ये वाहिद वीडियो है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर की जिसमें मैंने इसको मेडिकल पर्सपेक्टिव से पूरा बनाया हुआ था कि किस तरीके से एक मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल डॉक्टर लिंक्डइन को यूज़ कर सकता है, और उसको यूज़ करते हुए किस तरीके से कनेक्शन डेवलप कर सकता है, और कैसे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ सकता है और जॉब्स ढूँढ सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी प्रोफाइल यहाँ पर मौजूद है, इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। सो आप मेरी प्रोफाइल से भी वो कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, मैंने प्रोफाइल को किस तरह बनाया है उस उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, और उसके लिए एक ई बुक भी मैंने लिखी थी खुद ही। तो आप जाके मेरी प्रोफाइल पे जाके आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये रही ई बुक। आप जैसे ही फीचर वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पर फ्री लिंक्डइन ई बुक मौजूद है, इस पर आप क्लिक करेंगे कि डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। इस ई बुक को पढ़ें, पढ़ने के बाद इन वीडियोस को देखें, क्योंकि यही ई बुक इन वीडियोस के अंदर जो मैंने पूरी डिस्क्राइब की हुई किस तरीके से आप लिंक्डइन की प्रोफाइल को अपनी बेहतर कर सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी, टाइम निकालना होगा, प्रॉपर मैनेज करना होगा, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि मेरा अपना जो लिंक्डइन का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। इंटरनेशनल बेसिस पे आप जिसको चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं और जिससे चाहे बात कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, मैं अमूमन रिप्लाई भी नहीं करता, इतने ज़्यादा ट्रैफिक होता है मैसेजेस का कि आप देख सकते हैं कि कितने मैसेजेस आते हैं, और मैं उनको रिप्लाई भी सही से नहीं कर पाता। ठीक है, ये देखिए नीचे जितने इंटरनेशनल ऑथर्स के साथ मेरा कॉन्टैक्ट रहता है, लेकिन मैं उनको जो है कभी रिप्लाई करता हूँ, कभी नहीं कर पाता, कभी कोलैबोरेट कर भी लेता हूँ, कभी नहीं भी कर पाता। तो खैर, सब बताने का मकसद ये था कि अगर आपको अपनी रिसर्च की गुड पोर्टफोलियो बनानी है तो आपको लिंक्डइन इस्तेमाल करना आना चाहिए। और साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को हम कहते हैं, अगर आपको लेट्स सपोज अरब कंट्रीज निकलना है, आपको ऑस्ट्रेलिया निकलना है, आपको यूएसए निकलना है, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर तक कम से कम 9 से 10 रिसर्चेज होनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है स्क्रीन के ऊपर कि 2 क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हों, आपके पास 2-3 जो है लेटर टू एडिटर्स हों, 1-2 नैरेटिव रिव्यूज, सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस के पास 2 या 3 बहुत होती है। सीडीसी बॉन्डर आपने कर ली 1-2, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 1 भी कर लें तो बहुत है। नेटवर्क मेटा एनालिसिस करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो बहुत हाई क्वालिटी की रिसर्च है। नेटवर्क मेटा एनालिसिस इनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल रिसर्च है। ठीक है, और वो भी जब आएगी जब आप ये कर चुके होंगे सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस। सबसे ईज़ी जो है ना वो बताऊँ आपको, एक लेटर टू एडिटर है और दूसरा सीडीसी बॉन्डर है। सब में सबसे ईज़ी है, क्योंकि ये पूरा काम इनका कंप्यूटर पे होता है, कोई ग्राउंड वर्क डेटा नहीं है। ठीक है, टॉपिक भी आराम से मिल जाता है। अच्छा, अब जब
इन तमाम रिसर्चेस को आप करेंगे तो आपके पास 9 से 10 रिसर्चेस आपके पास होंगे। तो असल में जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं कहीं पर भी, तो आपका जब रिसर्च पोर्टफोलियो खोला जाता है और आपके पास सिर्फ सिस्टमैटिक रिपोर्ट, मेटा एनालिसिस और बाकी चीज़ें नहीं है, तो फिर वो आपको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते। जब आपके पास मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेज़ होती हैं ना, तो फिर आपका जो इंटरव्यूअर होता है, वो समझता है कि ये स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव है, मतलब इसने हर जगह काम किया है और इसे हर तरह की रिसर्चेज़ के बारे में पता है, मतलब वेल राउंडेड पर्सनैलिटी है इसकी। तो इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो आपसे मशवरा है कि आप में से अगर बहुत से लोगों ने सीडीसी बॉन्डर पहली मर्तबा कर रहे हैं और रिसर्च इससे पहले की नहीं, तो अभी आप सीडीसी बॉन्डर कर लें और बाकी रिसर्चेज़ फिर आप वक़्त के साथ-साथ चाहे तो रिसर्च एक्सेस के साथ कर लें, दोस्तों के साथ कर लें, किसी और के साथ कर लें, लेकिन कर लें, ठीक है? अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें। ओके, बेनिफिट्स क्या-क्या हैं इस वर्कशॉप के? तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे थे, तो मैं उनका रिप्लाई भी साथ-साथ कर देता हूँ। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, मैं 7-7 पेपर लिखवाऊँगा आपको अपने। फुल गाइडेंस होगी टॉपिक सिलेक्शन से लेके पेपर राइटिंग तक। ग्रुप फॉर्मेशन प्रॉपर होगी। सर्टिफिकेशन सबको मिलेगी, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, 6 महीने तक आपको रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी इसकी, ठीक है? लेट्स सपोज़ अगर आप बीमार पड़ गए या कुछ आप किसी भी वजह से आप बिज़ी हो गए और आप अटेंड ना कर सके, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स होगी। जनरल सिलेक्शन की गाइडेंस हम कंप्लीट करेंगे आपको कि किस तरीके से आप जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए मुकम्मल 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। या तो मैं वो प्रोवाइड कर देंगे या तो फिर मैं लाइव ले लूँगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात, कि लर्न हाउ टू कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल रिसर्चर्स। आपको किस तरीके से इंटरनेशनल रिसर्चर्स से कोलैबोरेट करना है, दिस इज़ द मेन थिंग। एंड ये कैसे करते हैं, इसका पूरा जो कह सकते हैं कि हिडन रूल है, वो लिंक्डइन के अंदर है। लिंक्डइन आप सीख लोगे, आपको हम सिखा देंगे, उसके बाद आपके लिए कोलैबोरेट करना बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? और आपको वो हम सिखा देंगे इसके अंदर साथ-साथ। क्योंकि अमूमन मैं तमाम वर्कशॉप्स के अंदर ये करवा देता हूँ। एक तो जनरल सिलेक्शन और कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल रिसर्चर्स किसी में नहीं छोड़ता, ताकि स्टूडेंट्स किसी भी वर्कशॉप में आए तो कम से कम वो सीख के जाएँ। मतलब ये एडिशनल एज़ एन एडिशनल पॉइंट हम किसी वर्कशॉप के अंदर ज़रूर देते हैं। ठीक है? अच्छा, अब एक आखिरी चीज़ वो ये है कि मैं आपको हम लोग अपनी एक न्यू ऐप के बारे में बताना चाह रहा था। अ, वो ऐप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिसर्च नेक्सस की अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है? ओके, दिस इज़ कॉल्ड द क्यूनेक्स। ये हमारा क्यूनेक्स मेडिको प्रोजेक्ट ऑफ रिसर्च नेक्सस। आप जैसे ही गूगल पे जाएँगे और टाइप करेंगे qnexmedico.com, मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। आप जाके लिखें क्यूनेक्स मेडिको, ठीक है? qnexmedico.com लिखेंगे, तो वैसे हमारे रिसर्च नेक्सस के साथ भी वो जुड़ा हुआ है। यहाँ से भी जाके इसको आप एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट से, और इसकी अलग से भी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ये रही, ठीक है? इस पे क्लिक करें तो आपके पास जो है ये वेबसाइट खुल जाएगी। अच्छा, क्यूनेक्स मेडिको क्या है? अब आप यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि सिंध से भी होंगे, पंजाब से भी होंगे, केपीके से भी हैं, बलूचिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये तो एडमिन डैशबोर्ड है। हमने ये देखा कि पंजाब के स्टूडेंट्स और खासतौर पर सिंध के स्टूडेंट्स का हुआ ये है कि उन्होंने मॉड्यूलर सिस्टम कर दिया। और मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर पहले एसक्यूज़ वगैरह मतलब पंजाब के अंदर और केपी के अंदर खास तौर पे होता था कि एसक्यूज़ आते थे। शो के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस होते थे। तो अब उन्होंने चेंज करके टोटल एमसीक्यूज़ कर दिया है। तो उसी को देखते हुए हमने फ़ौरन से एक ऐप डेवलप कर ली, क्यूनेक्स मेडिको के नाम से। अच्छा, ये पूरा क्यू बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर अपने हिसाब से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? स्टिल ये अपडेट के ऊपर है, जो भी आप यहाँ पर स्लाइड देख रहे हैं चलती रही, ये स्लाइड में इमेजेस शो नहीं हो रही, ये जल्दी शो हो जाएगी, सही है? सो जैसे ही लेट्स सपोज़ आप आते हैं और आप अभी ये डैशबोर्ड आपको शो नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये एडमिन डैशबोर्ड है, स्टूडेंट डैशबोर्ड ये वाला है। तो आप जैसे ही प्रैक्टिस पे जाएँगे, मैं आपको जल्दी, वैसे इसके अंदर बहुत कुछ है करने को, ठीक है? लेकिन आपको मैं जल्दी से प्रैक्टिस दिखा देता हूँ कि प्रैक्टिस पे जाने के बाद आप यहाँ पर जाके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। प्रैक्टिस बाय मॉड्यूल और कस्टम टेस्ट। जैसे प्रैक्टिस बाय मॉड्यूल में अगर मैं खोलूँ, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो सारे मॉड्यूल्स इनलिस्टेड हैं। कार्डियोवास्कुलर 1, फाउंडेशन 1, जीआईटी, लोकोमोटर, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है? अच्छा, जीआईटी कुछ कॉलेजेस के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, कुछ कॉलेजेस के अंदर सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है, तो वो हमने दोनों के अंदर ऐड किया, ठीक है? एंडोक्राइनोलॉजी, हेड एंड नेक, रीनल, रिप्रोडक्टिव, थर्ड ईयर के अंदर जो है कार्डियोवास्कुलर 2, फाउंडेशन 2, जीआईटी 2, हेमोपोएटिक सब 2 है। फोर्थ ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं डर्मेटोलॉजी है, ईएनटी, एंडोक्राइनोलॉजी, आई, जेनेटिक्स, तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ हमने इसमें अपलोड किए हैं, ठीक है? अच्छा, अभी हमने सिर्फ सेक्शंस बनाए हुए हैं, एमसीक्यूज़ हैं हर एक के, लेकिन कुछ-कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें ये होगा, फिफ्थ ईयर के अंदर गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक सर्जरी, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ मैं आपको सबसे अच्छा इसका ऑप्शन दिखाता हूँ, जिससे आप थोड़ा इंप्रेस हो जाएँगे। जैसे कस्टम टेस्ट के अंदर आप जाते हैं, अच्छा अभी ये फ्री है, अभी हमने इसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिया और आगे 6 महीने तक भी ये फ्री ही रहेगा।
अभी ये गूगल प्ले स्टोर पे नहीं आया है, विद इन वीक या 2 वीक्स में आ जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ इसमें 525 क्वेश्चन हैं, जो कि एक डेमो क्वेश्चन है, अभी हमने क्वेश्चन अपलोड नहीं किए। आगे जाके इसके अंदर तकरीबन जो है 30,000 से लेकर 40,000 क्वेश्चन होंगे, और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, बहुत कुछ इसके अंदर ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ये मॉड्यूल सिस्टम है, आप पहले सपोज करें आपने ईयर सेलेक्ट करना है, लेट्स सपोज आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, आपने फर्स्ट ईयर सेलेक्ट किया, आपके पास मॉड्यूल का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे ही मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे फाउंडेशन सॉल्व करना है, फाउंडेशन पे क्लिक किया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है कि मैं फाउंडेशन छोड़ दूँ, मेरे पास बुक्स के ऑप्शन भी है। बुक्स पे जाएंगे, आपके पास सारे बुक्स शो होंगे कि आपको लेट्स सपोज कौन से बुक्स से सॉल्व करना है। जैसे मैं चाहता हूँ मैं केएलएम एम्ब्रोलॉजी सॉल्व करूँ, ठीक है, मैं स्नेल्स सॉल्व करूँ, मैंने 2 सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स, ठीक है, एम्ब्रोलॉजी एंड ग्रॉस एनाटमी, जनरल ग्रॉस एनाटमी का मैं मुझे सॉल्व करनी है, मैंने अप्लाई कर दिया। इसके अलावा यहाँ तक नहीं, आप चैप्टर्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको चैप्टर सॉल्व करना है तो कौन सा चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पर दिया हुआ है कि फाउंडेशन में हेड एंड नेक आया हुआ है, थॉरिक्स आया हुआ है, अपर लिम्ब आया हुआ है। अगर आपको चैप्टर सॉल्व करना चाहें तो उसको आप लगा दें। टॉपिक्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लेट्स सपोज आपको चैप्टर मतलब आपको पूरी बुक सॉल्व करनी है, तो आप चैप्टर सेलेक्ट ना करें, इस तरीके से आप टॉपिक भी सिलेक्ट ना करें, सब टॉपिक भी सिलेक्ट ना करें और नीचे चले जाएं। डिफिकल्टी में आप इजी, मीडियम, हार्ड तीनों क्लिक कर दें। आप क्लिक कर दें या छोड़ दें, अगर छोड़ देंगे तो तीनों आएंगे, अगर सिर्फ आप हार्ड चलें तो सिर्फ हार्ड आएगा। एमबीबीएस है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप डिसाइड, यहाँ पर 2 है तो उसको आप प्लस कर लें या बढ़ा लें, 10 तक कर लें, ठीक है। टाइमर आप लगा सकते हैं, टाइमर के हिसाब से आप इनेबल टाइमर करें, 30 मिनट्स कर लें या कस्टम कर लें। कस्टम करेंगे अपने हिसाब से आप टाइमर एडजस्ट कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट 30 मिनट्स पे कर लें। मूड क्या है, एग्जाम मूड, ट्यूटर मूड। दोनों में डिफरेंस ये होगा कि ट्यूटर मूड के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। एग्जाम मूड के अंदर एग्जाम की तरह होगा, यानी कि अपने हिसाब से एग्जाम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट टेस्ट, टेस्ट को आप नाम दे सकते हैं, मैं भी कोई नाम नहीं दे रहा, आप स्टार्ट टेस्ट कर लें। अब जैसे ही टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब जैसे मैंने फर्स्ट टेस्ट सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर क्वेश्चन इंडेक्स आ रहा है साइड में। आप यहाँ से चाहें तो क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 8 पे जंप करना है, क्वेश्चन नंबर 8 खुल गया, 4 पे जंप करना है, 4 खुल गया, ठीक है। अब ये आपके पास लेट्स सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है, अब क्वेश्चन को मैं ऐसे ही आपको दिखा दूँ सॉल्व करके। चलें सॉल्व करें, देखते हैं कौन सॉल्व कर सकता है। हाँ, बड़ा आसान सा है ये, पढ़ लिया मैंने। स्टूडेंट्स, एनीवन कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है ये वाला? बोर हो गया, एनीवन? आपके मैसेजेस देख रहा हूँ। A 34-year-old woman undergoes a thyroidectomy. During the surgery, the surgeon identifies a structure that connects the thyroid gland to the hyoid bone. बहुत easy सा है, and represents a remnant of the thyroglossal duct. What is the structure called? Isthmus, pyramidal lobe, levator glandule thyroidi, या ligament of Barry? Anyone? Basic सा क्वेश्चन। तो ये है, बस मैं ये क्लोज कर दूंगा, मैं इसे दिखाना चाह रहा हूँ। एनीवन और कोई? और कोई जवाब देना नहीं चाह रहा? चले, मैं इसकी बातों पे चलता हूँ, मैं भी क्लिक करता हूँ। खैर गलत हो गया, लिमिटेड ग्लैंडुलर थ्राइडी है। ओके, खैर मैं दिखाना ही चाह रहा था। लेट्स सपोज आपने कोई क्वेश्चन किया और उसको जो है जैसे आपने क्लिक किया तो एक्सप्लेनेशन आ जाती है पूरी, ठीक है। तो अब ये पूरा एक्सप्लेन करेगा कि वाई ऑप्शन ए, बी एंड डी इज रॉन्ग एंड सी इज करेक्ट, ठीक है। पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसके साथ साथ आप मजीद क्वेश्चन डिटेल्स दे सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है। तो जनरल ग्रॉस एनाटमी थी, चैप्टर हेड एंड नेक था, थायराइड ग्लैंड था, ठीक है, सब टॉपिक ये था। फाउंडेशन 1 से लिया है, फर्स्ट एमबीबीएस से, इवन की ये बुक भी बताएगा कि स्नेल्स क्लिनिकल एनाटमी एडिशन 10 पे है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, फिनिश करें टेस्ट को, फिनिश कर दें। फिनिश करने के बाद ये पूरी रिपोर्ट देता है आपको कि आप कहाँ कहाँ वीक हैं, कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग हैं। और इसके अलावा भी आप जो है ये पूरा बता रहे हैं कि 1 स्टार है आपको, आपने 0 स्कोर किया है, आपको कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, ये बताएगा बाय सब्जेक्ट, बाय मॉड्यूल, बाय चैप्टर, बाय डिफिकल्टी, बताएगा आपको कि आप कहाँ पर वीक थे, कहाँ कहाँ पर बेहतर है, ठीक है। इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इस पूरे रिजल्ट की। आप रिजल्ट को शेयर कर सकते हैं किसी के साथ कि देखिए मेरा हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो खैर बहुत अच्छी सी ऐप हमने बनाई हुई है और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जल्दी ये पब्लिक हो जाएगी। अभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं जाके, लेकिन मैं नहीं मशवरा दूंगा जब भी आप करें, क्योंकि अभी ये मुकम्मल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रही। जब मुकम्मल पोटेंशियल पे काम करेगी तब हम आपको खुद ही आपके एम्बेसडर्स के जरिए आप तक पहुंच जाएगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। बहुत से स्टूडेंट्स लीव कर गए, शायद वो बोर हो गए, तो खैर अब मैं कुछ सवालों के जवाब देने से पहले कुछ बेनिफिट्स के बारे में बता दिया। ओके, ये कोर्स शेड्यूल होगा हमारा क्लास 1 क्लास 2। क्लास 1 हमने कर लिया है, जो कि 40 मिनट्स का था, जो 40 मिनट्स पूरे हो गए हमारे। क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 इस तरह हम चलेंगे, आपको बताते चले जाएंगे। आखिर में रजिस्ट्रेशन के हवाले से बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है हमारे पास। रजिस्ट्रेशन में ये आपको बस अभी आपकी ये लिंक जो है आपके पास पहुंच जाएगी ग्रुप पे। इसकी हमने 5000 फी रखी है विदाउट मेंटोरशिप, और विद मेंटोरशिप 6000 फी है। ज़ाहिर है उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, मेंटोर को पे करना पड़ता है। सो बस हमने मिनिमल नॉमिनल से फी रखी है, तो इसको आप कर लें। और इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, क्या इसमें लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई। जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो आपकी है 10 अगस्त। आज 8 है, 8 9 10, 10 या 11 अगस्त है। और 11 अगस्त से हम आगे जो है ये अपना मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट, 11 अगस्त ट्यूसडे को हम अपना मॉड्यूल जो है वो आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपके क्वेश्चन लेते हैं। नेटवर्क मेटा एनालिसिस हम कर लेंगे। अच्छा, जितनी भी जर्नल्स होंगे, अच्छा याद रखिएगा कि वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, पब्लिकेशन चार्जेस कोई नहीं होते, वो आपको हम सिखा देंगे कैसे करना होता है। ठीक है, ओके। एनी मोर क्वेश्चंस स्टूडेंट फ्रॉम एनीवन? मेंटोरशिप टिल एंड, हम मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने उसकी पूरी लिखवा देंगे आपकी। ठीक है, नेटवर्क मेटा एनालिसिस एंड ऑफ अगस्त या फिर स्टार्ट ऑफ सितंबर तक हम वो करवा देंगे। ओके ओके, एनीवन। जैसे आपको बता रहा हूँ कि आप वैसे बहुत ज़्यादा मेंटोरशिप मेंटोरशिप करें, मैं आपको फिर बता दूँ। सीडीसी पब्लिकेशन में टाइम लगता है, यानी कि आप सबमिट करें तो वो जर्नल पे डिपेंड करता है, वो कितने दिन में अप्लाई करे, तो 3 महीने से लेकर 4 महीने तक में पब्लिश होती है। कंप्लीट तो ये विद इन अ वीक हो जाएगी, यानी कि विद इन अ वीक का पूरा पेपर लिख लेंगे। लिखना तो कोई मसला ही नहीं है इसको, तो कंडक्ट करना मसला नहीं है असल में, से पब्लिकेशन में टाइम लगता है क्या। पब्लिकेशन गारंटी कभी नहीं होती। पब्लिकेशन गारंटीड ये लफ्ज ही गलत है कि इस पब्लिकेशन गारंटीड, व्हाट इज मीन बाय पब्लिकेशन गारंटीड? अगर आप खुद ही काम सही नहीं करते तो उसका फिर सवाल किस पे आता है? पब्लिकेशन गारंटी उसी वक्त होगी जब आप खुद काम करेंगे, आप डिसिप्लिन रहेंगे, वक्त के साथ काम करेंगे, जैसे हमने गाइड किया वैसे ही करेंगे तो पब्लिकेशन हो जाएगी। अगर आप सही से काम नहीं करेंगे, गामेबाजियाँ करेंगे, काम चोरी करेंगे, तो नहीं होगी पब्लिकेशन। सिंपल सी बात है। जीपीटी की हम पढ़ा जरूर देंगे, लेकिन मेंटोरशिप अलग से देंगे। व्हाट अबाउट एडवांस मेटा एनालिसिस? एडवांस मेटा एनालिसिस का एक वर्कशॉप अभी होगा, लेकिन उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो दरअसल पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है, आपके लिए बना है, लेकिन उसमें आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑथरशिप क्लेम नहीं कर पाएंगे, और उसका क्या वजह है वो हम बाद में बता देंगे। लेकिन हाँ, एक मेटा एनालिसिस की वर्कशॉप अभी हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर अंदर। इस सेशन की अटेंडेंस लगेगी सर? यस, अटेंडेंस लगेगी। लाइक फ्रॉम स्टार्ट, यस। एनी मोर क्वेश्चन स्टूडेंट? किसी की कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। रजिस्ट्रेशन बस अभी लिंक आपके पास ग्रुप, जैसे ही सेशन खत्म होगा आपके पास ग्रुप में लिंक आ जाएगा। एनी मोर क्वेश्चन? आई गेस कोई आपके पास रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मैं सेशन को ऑफ करता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। अंडर ग्रेजुएट्स क्यों नहीं, जूनियर्स कर सकते? अंडर ग्रेजुएट्स ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहा नहीं कर सकते। जैसा किसी ने अगर बेसिक और एडवांस ज्वाइन नहीं किया तो वो सीडीसी कर सकते हैं, क्योंकि सीडीसी बिल्कुल डिफरेंट रिसर्च है। अंडर ग्रेजुएट्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। मैंने बताया कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑथरशिप अदर ग्रेजुएट्स को हम नहीं देंगे। इसकी क्या वजूहत है वो हम बाद में बताएंगे आपको। जो यूएसएबीली परस्यू कर रहा है उसके लिए हाईली बेनिफिशियल है ये रिसर्च, क्योंकि सीडीसी वॉन्डर डेटाबेस ही यूएसए का है, और उन्हीं के लिए ही बनाई गई है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? इफ एनीवन डोंट वांट टू परस्यू दिस, अब बेनिफिशियल तो होगा ना, रिसर्च तो रिसर्च होती है ना, पब्लिकेशन तो आपने की है ना। मैंने कहा जो यूएसएमएल जा रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो नहीं कर रहा है तो है कोई मसला नहीं, पब्लिकेशन तो पब्लिकेशन है आपकी, तो काउंट होगी। ओके, चलें, आई गेस अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसे ऑफ करते हैं। रिकॉर्डिंग से इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।